नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के 25,000 से ज्यादा पीडीएस डीलरों को मिलेगा 14 महीने का बकाया कमीशन। सरकार ने जारी किए 52 करोड़ रुपए। झारखंड सरकार ने राज्य के 25,000 से ज्यादा पीडीएस डीलरों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 14 महीने से रुके हुए डीलर कमीशन का भुगतान करने के लिए 52 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी कर दी है। यह राशि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत डीलर कमीशन और खाद्यान्न ढुलाई के लिए प्रदान की जाएगी। इस राशि का भुगतान एसएनए स्पर्श प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन डीलरों के बैंक खातों में किया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2025 में 38 करोड़ 76 लाख रुपए की मंजूरी दी थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने अतिरिक्त 52 करोड़ 3 लाख रुपए देने का निर्णय लिया था। इससे पहले मई और जुलाई में कुल 72 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का आवंटन किया गया था। रांची में करीब 2000 पीडीएस डीलर हैं, जिनमें से 1800 डीलरों के बैंक विवरण पूर्ण हो चुके हैं। बाकी डीलरों के खातों में सुधार का काम चल रहा है। विभाग का कहना है कि अगले 15 दिनों में सभी डीलरों को भुगतान मिल जाएगा। यह भुगतान स्पर्श प्रणाली के जरिए किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। राज्य स्तर पर खाद्य एवं उपभोक्ता निर्देशालय इस भुगतान प्रक्रिया की निगरानी करेगा और जिला आपूर्ति पदाधिकारी डीएसओ को भुगतान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राशि का उपयोग सरकारी नियमों के अनुसार ही किया जाएगा और भुगतान के बाद जिलों को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना होगा। धनबाद में 2 बसों की टक्कर, 12 यात्री घायल। जामताड़ा से बोकारो के लुगुबुरु आ रही बस NH 19 पर करीब 1 घंटे तक रहा जाम। धनबाद के राजगंज थाना क्षेत्र चली बांग्ला स्थित पेट्रोल पंप के पास सोमवार देर रात कोलकाता दिल्ली मुख्य मार्ग NH 19 पर 2 बसों की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में करीब 12 यात्री घायल हो गए, जिनमें एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। यह दुर्घटना रात करीब 11:30 बजे हुई है। जानकारी के मुताबिक जामताड़ा से बोकारो के लुगबुरु ललपनिया जा रही यात्री बस ने आगे चल रही बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज रफ्तार के कारण बस चालक कट के पास वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और आगे जा रही बस से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे में एक चालक सहित दर्जन भर महिला और पुरुष यात्री घायल हुए हैं। घायलों में जामताड़ा के नालाकुंडा निवासी भुटुक बावरी की हालत नाजुक बताई जा रही है। उनके दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। दुर्घटना के बाद NH 19 पर अफरा तफरी मच गई और लंबी दूरी तक वाहनों की कतार लग गई। देर रात तक लोग भयभीत होकर घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और राहत कार्य में मदद की है। राजगंज थाना पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों की सहायता से सभी घायलों को एम्बुलेंस से SMMMCH धनबाद भेजा गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त बसों को क्रेन की मदद से सड़क से हटवाया। लिट्टी और चावल खाकर पूरा परिवार हुआ बीमार। कोडरमा में फूड पॉइजनिंग का मामला, 5 लोग बीमार, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। कोडरमा के डोमचांच प्रखंड अंतर्गत बेहराडीह गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों के फूड पॉइजनिंग का शिकार होने का मामला सामने आया है। सभी को कोडरमा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार ने चावल और लिट्टी खाया था। खाना खाने के बाद सभी की तबियत बिगड़ने लगी। उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत हुई। परिवार के लोगों ने पहले घर पर ही घरेलू इलाज किया, लेकिन जब स्थिति बिगड़ने लगी तब अस्पताल पहुंचे। बीमार पड़ी 18 साल की रीना कुमारी ने बताया कि खाना खाने के तुरंत बाद उन्हें पेट में दर्द और उल्टी की समस्या शुरू हो गई। कुछ दिन में परिवार के अन्य सदस्यों को भी वही लक्षण दिखने लगे। अस्पताल में दवा देने के बावजूद हालत में सुधार नहीं हुआ। जब स्थिति गंभीर होने लगी तो सभी को रात में कोडरमा सदर अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि सभी की हालत अब स्थिर है और खतरे से बाहर है। बीमार पड़े लोगों में 40 साल की कंचन देवी, उनकी बेटियां स्वीटी कुमारी, रोशनी कुमारी, रीना कुमारी और 9 साल का बेटा अश्मित राजवंश शामिल हैं। एक ही परिवार के इतने लोगों के बीमार पड़ने की खबर फैलते ही गाँव में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग अस्पताल पहुंचे और परिवार का हाल जाना। गिरिडीह में अवैध कोयला तस्करी पर एक्शन, कबरीबाद कोलियरी में छापेमारी, 20 टन कोयला जब्त, 5 बाइक बरामद। गिरिडीह में अवैध कोयला तस्करी पर नकेल कसने के लिए मंगलवार को पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की है। SDM श्रीकांत यशवंत विस्पुते और SDPO जीत वाहन उराव के नेतृत्व में सुबह से ही CCL कोलियरी क्षेत्र के कबरीबाद और आसपास के इलाकों में छापेमारी की गई। इस दौरान टीम ने मौके से 20 टन से ज्यादा अवैध कोयला और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही 5 बाइक जब्त की है। सभी जब्त वाहनों को मुफस्सिल थाना लाया गया। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही तस्कर मौके से फरार हो गए। प्रशासन ने कई संदिग्धों की पहचान कर ली है और जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद जताई है। जानकारी के अनुसार बीते कुछ दिनों से कबरीबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों में अवैध खनन और कोयला चोरी का धंधा तेजी से बढ़ रहा था। स्थानीय स्तर पर कई छोटे बड़े गिरोह
सक्रिय थे, जो रात के अंधेरे में कोयला निकालकर ट्रैक्टर, बाइक और छोटे वाहनों से उसकी तस्करी करते थे। प्रशासन को लगातार इसकी गुप्त सूचनाएं मिल रही थीं। इसके बाद पुलिस और सीसीएल प्रबंधन ने मिलकर यह संयुक्त अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान टीम ने कोलियरी के कई मार्गों और छिपे स्थानों पर सघन तलाशी ली है। एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुते ने बताया कि माइनस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध कोयला तस्करी की सूचना मिल रही थी। इसी आधार पर छापेमारी की गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन किसी भी कीमत पर अवैध खनन और तस्करी को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिले में लगातार निगरानी बढ़ा दी गई है और कोयला माफियाओं की पहचान कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद इलाके के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रेमिका संग कमरे में पकड़े गए मझियाओं सीओ प्रमोद कुमार निलंबित। गढ़वा जिले के मझियाओं प्रखंड के अंचल अधिकारी प्रमोद कुमार को 3 दिन पहले प्रेमिका के साथ एक ही कमरे में पकड़े जाने के बाद निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। मामला 1 नवंबर की सुबह का बताया जा रहा है। सीओ प्रमोद कुमार की पत्नी ने अपने पति को लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र की रहने वाली मुस्कान शर्मा नामक युवती के साथ सरकारी आवास में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था। बताया जाता है कि पत्नी सुबह करीब 4 बजे दीवार फांदकर घर के अंदर घुसी और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद वहां हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। मौके पर पुलिस और मीडिया के लोग भी पहुंच गए थे। सीओ घर के अंदर से चीख चिल्ला रहा था, लेकिन उनकी पत्नी ने किसी की एक न सुनी। इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। घटना के बाद सीओ की पत्नी ने मझियाओं थाना में अपने पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज एफआईआर में उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति 50 लाख रुपए की राशि दहेज के रूप में लाने के लिए उन पर दबाव बना रहे थे। पत्नी ने अपने आवेदन में यह भी लिखा कि सीओ प्रमोद कुमार का कई महिलाओं से अवैध संबंध है और वह अक्सर शराब के नशे में रहते हैं। उन्होंने कहा कि शादी के समय पिता द्वारा दिए गए 100 ग्राम सोने के गहने भी प्रमोद कुमार ने अपने पास रख लिए हैं और लौटाने से इनकार कर रहा है। पत्नी ने आरोप लगाया कि सीओ बिना रिश्वत लिए जनता का कोई काम नहीं करते और भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। पकड़ी गई युवती मुस्कान शर्मा के बारे में उन्होंने बताया कि वह ऑर्केस्ट्रा में काम करती है। मामले के तूल पकड़ने के बाद प्रशासन ने सीओ प्रमोद कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पलामू में सड़क हादसा, बीएड छात्रा की मौत, पति और 2 बच्चे हुए घायल। घर लौटते वक्त ट्रक ने मारी टक्कर, मची चीख पुकार। पलामू के सदर थाना क्षेत्र के खनवा गांव में सड़क हादसे में बीएड की छात्रा की मौत हो गई है। हादसे में उसके पति और 2 बच्चे गंभीर घायल हो गए हैं। मृतका की पहचान 28 साल की आशा कुमारी के रूप में की गई है। वह जीएलए कॉलेज की बीएड की छात्रा थी। सिक्की कला विद्यालय में अपना शिक्षण अभ्यास पूरा कर पति और 7 माह व 2 साल के बच्चों के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रही थी। खनवा गांव के समीप पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में बाइक सवार 4 लोग सड़क पर गिर पड़े। इस दौरान ट्रक महिला को रौंदते हुए भागने लगा। मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। हिम्मत दिखाते हुए भागते हुए ट्रक को कुछ दूरी पर पकड़ लिया गया। घायलों को आनन फानन में एम्बुलेंस की मदद से मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है। वहां चिकित्सकों ने आशा कुमारी को मृत घोषित कर दिया। पति और दोनों बच्चों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। धनबाद में प्रिंस खान के गुर्गों के घर पहुंची पुलिस। वासेपुर सहित कई इलाकों में छापेमारी, अपराधियों में मचा हड़कंप, 2 हिरासत में लिए गए। धनबाद के वासेपुर, पांडरपाला, रहमतगंज और आसपास के इलाकों में मंगलवार की अहले सुबह पुलिस की व्यापक कार्रवाई से हड़कंप मच गया। सुबह 6 बजे से ही सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में पुलिस की दर्जनों टीमें एक साथ मैदान में उतरी। एसएसपी के निर्देश पर चला यह अभियान पूरी तरह गोपनीय रखा गया था। पुलिसकर्मी बख्तरबंद गाड़ियों और भारी सुरक्षा बल के साथ इलाकों में दाखिल हुए। एक के बाद एक घरों की तलाशी ली गई। छापेमारी के दौरान कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जबकि कुछ अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं। अब तक की जानकारी के अनुसार पुलिस ने वासेपुर के लाला टोला से मोहम्मद सामी और तौफीक को हिरासत में लिया है। वहीं कुरमिडियो में किशन खान के घर पर भी पुलिस ने दबिश दी है। वहां प्रिंस खान का करीबी बताया जा रहा है। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र स्थित कबाड़ी पट्टी निवासी फहीम खान के भाई परवेज के आवास पर भी पुलिस पहुंची है। सूत्रों के अनुसार यह छापेमारी अभियान कुख्यात अपराधी प्रिंस खान गिरोह के खिलाफ चलाया जा रहा है। यह गिरोह पिछले कई सालों से धनबाद में रंगदारी, धमकी, गोलीबारी और हत्या जैसे मामलों में सक्रिय रहा है। पुलिस को इनपुट मिले थे कि प्रिंस खान के इशारे पर वासेपुर, आरा मोड़ और पांडरपाला के कई अपराधी रंगदारी वसूली में शामिल हैं। झारखंड में ठंड ने पकड़ी रफ्तार, उत्तर पश्चिमी हवाओं ने बदला मौसम। रांची में 24 घंटे में 2.5 डिग्री गिरा पारा। प्रदेश में बड़ी ठिठुरन। झारखंड में नवंबर की शुरुआत के साथ ही सर्दी ने दस्तक दे दी है। राजधानी रांची समेत राज्य के ज्यादातर जिलों में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में रांची का न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस नीचे आया है। सोमवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री और न्यूनतम 18.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार
आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। सुबह और रात के समय सर्द हवाएं लोगों को कपा रही हैं। वहीं दोपहर की धूप में भी ठंडक महसूस हो रही है। पूरे झारखंड में तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जा रही है। जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस, जबकि दुमका में अधिकतम 31 डिग्री और न्यूनतम 18.5 डिग्री रहा। बोकारो में पिछले 24 घंटे में 3.1 डिग्री की गिरावट के साथ अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री और न्यूनतम 19.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं गिरिडीह में तापमान में 2.8 डिग्री की कमी आई है। चाईबासा में भी न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। राज्य भर में सुबह शाम ठंडी हवाओं के असर से लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करने लगे हैं। कई इलाकों में अब रजाइयां और कंबल भी निकलने लगे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर पश्चिमी हवाओं के सक्रिय होने से राज्य में तापमान तेजी से नीचे आ रहा है। अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट संभव है। विभाग ने चेताया है कि सुबह और रात के समय ठंड का असर और बढ़ेगा। बोकारो स्टील प्लांट हादसा, SMS-2 में पोकलेन में लगी भीषण आग, मशीन पूरी तरह जलकर खाक। बोकारो स्टील प्लांट के SMS-2 स्टील मेल्टिंग शॉप 2 में सोमवार की रात एक बड़ी दुर्घटना टल गई। रात्रि पाली के दौरान एक पोकलेन मशीन में अचानक आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार जैसे ही मशीन में धुआं उठता दिखा, पोकलेन ऑपरेटर ने सूझबूझ से काम लेते हुए समय रहते मशीन से छलांग लगाई और अपनी जान बचाई। आग लगने की सूचना तुरंत प्लांट के अग्निशमन विभाग को दी गई है, जिसके बाद अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जान माल की हानि नहीं हुई है, लेकिन पोकलेन मशीन पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार आग लगने के समय SMS-2 यूनिट में सामान्य उत्पादन कार्य जारी था। हादसे के बाद कुछ समय के लिए काम रोक दिया गया ताकि स्थिति का आकलन किया जा सके। वहीं जब इस संबंध में सेल COC से संपर्क किया गया तो विभागीय अधिकारियों ने कहा कि ऐसी किसी घटना की आधिकारिक जानकारी हमारे पास नहीं है। GMM के आधिकारिक फेसबुक पेज पर अश्लील फोटो पोस्ट, FIR दर्ज। झारखंड मुक्ति मोर्चा के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर अश्लील तस्वीरें पोस्ट किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना पर पार्टी में हड़कंप मच गया है। झामुमो ने इसको पार्टी की छवि धूमिल करने की साजिश बताया है। मामला संज्ञान में आते ही फोटो को रिमूव कर दिया गया। वहीं फेसबुक से ID को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। झामुमो जिला अध्यक्ष सोनाराम देवगम और जिला सचिव राहुल आदित्य ने इस संबंध में सदर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया कि 31 अक्टूबर की रात झामुमो के आधिकारिक फेसबुक पेज पर 4 नग्न महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें पोस्ट की गई थी। जांच से पता चला कि यह पोस्ट पार्टी से निष्कासित पूर्व जिला उपाध्यक्ष सुनील सिरका ने व्यक्तिगत फेसबुक अकाउंट से की गई थी। राहुल आदित्य ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि इस तरह की हरकत पार्टी की गरिमा और साख को ठेस पहुंचाने वाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम झामुमो की छवि को धूमिल करने और जनता में भ्रम फैलाने के उद्देश्य से उठाया गया है। आदिवासी महिला से KYC के नाम पर खाते से निकाले 10,000 रुपए, ठग का पिटाई का हुआ वीडियो वायरल। लतेहार के बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र के इचाक ग्राम में KYC के नाम पर एक आदिवासी महिला से 10,000 ठगी का एक मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार झाबर ग्राम निवासी पप्पू कुमार साव नामक एक युवक ने इचाक गांव की एक आदिवासी महिला के बैंक खाते से 10,000 रुपए KYC कराने के बहाने निकाल लिया। कुछ सप्ताह बाद जब महिला ने बैंक में अपना खाता चेक कराया तो उसमें से 10,000 रुपए गायब मिले, जिसको लेकर घर में विवाद का कारण बन गया। बाद में ग्रामीणों की मदद से जब मामले की जाँच की गई तो ठगी का खुलासा हुआ है। आरोपी युवक पप्पू कुमार साव को ग्रामीणों ने पकड़कर उससे पैसे वापस करवाए। इसके बाद आक्रोशित पीड़ित महिला ने जमकर युवक को पिटाई कर दी। घटना के दौरान किसी ने मारपीट का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि थाना में इस मामले को लेकर अब तक कोई कंप्लेन नहीं किया गया है। बता दें कि इस तरह की घटना बालूमाथ में कोई नई बात नहीं है। रांची में हुक्का बार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में हुक्का का सामान बरामद, संचालक पर जुर्माना। शहर के एक हुक्का बार में पुलिस ने देर रात छापेमारी की है। इस दौरान बार से भारी मात्रा में हुक्का और उससे जुड़ा सामान बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार बार में बिना अनुमति हुक्का परोसा जा रहा था। मौके पर मौजूद कई ग्राहकों से पूछताछ की गई और हुक्का सेट, फ्लेवर और अन्य उपकरणों को जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने बार संचालक पर जुर्माना भी लगाया है और संबंधित धाराओं के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने साफ किया है कि इस तरह के अवैध हुक्का बार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। देवघर में छात्र की रहस्यमय स्थिति में मौत, लॉज के बाथरूम में फर्श पर पड़ा मिला, कर रहा था प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी।
देवघर थाना क्षेत्र के बरमसिया स्थित एक लॉज में सोमवार सुबह एक छात्र की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक की पहचान जसीडिया थाना क्षेत्र के संथाल बदिया निवासी प्रिंस बिसरा के रूप में की गई है, जो देवघर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। जानकारी के अनुसार प्रिंस सुबह नींद से जागा और बाथरूम गया। काफी देर तक बाहर न आने पर उसके दोस्त ने आवाज लगाई। कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर अन्य छात्रों की मदद से बाथरूम का दरवाजा तोड़ा गया। प्रिंस अंदर बेसुध हालत में फर्श पर पड़ा मिला। साथी का छात्र उसे तत्काल देवघर सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। छात्रों ने बताया कि प्रिंस पूरी तरह स्वस्थ था और उसने सामान्य रूप से दिन की शुरुआत की थी। इस घटना से लॉज परिसर में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने पर देवघर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया यह मामला बाथरूम में किसी अचानक हुई दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है। हालांकि मौत का स्पष्ट कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। साथ ही छात्र राहुल ने बताया कि प्रिंस शांत और मेहनती था, किसी को ऐसी घटना की आशंका नहीं थी। पुलिस ने घटना की जानकारी परिजनों को दे दी है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। नक्सल हिंसा पीड़ितों के आश्रितों को 1 दशक बाद मिलेगा मुआवजा, आदेश जारी। झारखंड में नक्सल हिंसा में मारे गए लोगों के आश्रितों को 1 दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद आखिरकार मुआवजा मिलेगा। गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यह मुआवजा चाईबासा, गुमला, लातेहार और देवघर जिलों में नक्सली हिंसा का शिकार हुए 5 लोगों के परिवारों को दिया जाएगा। जारी आदेश के अनुसार इन 5 पीड़ितों के आश्रितों को 1-1 लाख रुपए की राशि बतौर मुआवजा प्रदान की जाएगी। विभाग ने संबंधित जिलों के डीसी को जल्द से जल्द यह राशि वितरित करने का निर्देश दिया है। देवघर पुलिस साइबर क्राइम को लेकर कर रहा जागरूक, ग्रामीणों को दी जा रही ठगी से बचने की जानकारी। मोरने गांव से शुरू हुआ अभियान। देवघर में बढ़ते साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने अब जागरूकता का रास्ता चुना है। पुलिस अधीक्षक सौरभ के निर्देश पर देवघर पुलिस ने विशेष साइबर जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान की शुरुआत मोहनपुर थाना क्षेत्र के मोरने गांव से की गई है, जहां पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर अपराध के बढ़ते नेटवर्क को तोड़ना है और लोगों को इस अपराध के प्रति सचेत करना है। पुलिस ने बताया कि उन गांवों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जहां से पहले सबसे ज्यादा साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई थी। एसपी सौरभ ने कहा कि इस अभियान का मुख्य लक्ष्य जनता के सहयोग से सूचना एकत्र कर साइबर अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करना है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि साइबर अपराध में शामिल लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अब ऐसे संगठित अपराधियों की संपत्तियां जब्त करने की भी तैयारी कर रही है। इसके साथ ही जो लोग साइबर अपराधियों को पनाह या सहयोग देते हैं उन्हें भी चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान पुलिस ने ग्रामीणों को बताया कि यदि किसी प्रकार की ऑनलाइन ठगी या संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत टोल फ्री नंबर 1939 पर सूचना दें। खुंटी में थाना प्रभारी को पीटने वालों की तलाश तेज, कई लोगों से हो रही पूछताछ। खुंटी के रनिया थाना क्षेत्र के लोहागढ़ा में आयोजित डायर मेले के दौरान थाना प्रभारी विकास कुमार जायसवाल और सशस्त्र बल पर जानलेवा हमला मामले की जांच शुरू हो गई है। सोमवार को गठित टीम घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की जांच की। टीम में रनिया सीओ सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। लोहागढ़ा बाजार टांड स्थित जिस जगह पर रनिया थाना प्रभारी के साथ मारपीट की घटना हुई, उस जगह से पुलिस ने कई साक्ष्य जुटाए हैं। खासकर लकड़ी का डंडा, पत्थर और बोतल सहित कई चीजों को पुलिस ने जब्त किया है, जिससे थाना प्रभारी पर हमला किया गया था। हमला करने वाले सभी सामानों को वहीं छोड़कर भाग गए थे। घटना उस समय हुई जब थाना प्रभारी 2 गुटों में हुए झगड़े को शांत कराने पहुंचे थे। सीओ सह बीडीओ प्रशांत डंग के आवेदन पर पुलिस ने 2 नामजद सहित 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ रनिया थाना कांड संख्या 33/25 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। झारखंड में चलती मालगाड़ी से फिर चावल की बोरियों की चोरी, दिन दहाड़े वारदात को दिया अंजाम। चक्रधरपुर रेल मंडल के वेस्ट कैबिन आउटर स्थित डंडासाई इलाके में मालगाड़ी से चावल की बोरियां चोरी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चोरों ने चलती मालगाड़ी के वैगन का दरवाजा तोड़कर भारी मात्रा में चावल की बोरियां नीचे गिरा दी। घटनास्थल से लगभग 20 से 25 बोरियां चावल की बरामद की गई हैं। सभी बोरियां डाउन रेल लाइन के किनारे पड़ी हुई हैं। घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और बोरियों को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि चोरों ने डाउन लाइन पर खड़ी मालगाड़ी के वैगन के दरवाजे तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितनी बोरियां चोर घटनास्थल से लेकर भागने में सफल रहे हैं। हम बहारी हैं क्या? जिसने झारखंड बनाया वो बहारी कैसे हुआ? चंपई सोरेन का घाटशिला में बीजेपी मंच से बड़ा बयान, बोले जनता देगी जवाब।
झारखंड उपचुनाव की सियासी गर्मी तेज हो चुकी है। मंगलवार को घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में मूसाबानी प्रखंड में आयोजित बीजेपी की विशाल जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाहरी बयान का जवाब देते हुए कहा, हम बाहरी हैं क्या, जिसने झारखंड का निर्माण किया, जो झारखंड आंदोलन का हिस्सा रहा। वहीं अगर बाहरी कहलाएगा तो फिर अंदर कौन है। चंपई सोरेन ने कहा कि विपक्ष को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर बाहरी कौन है। उन्होंने कहा, हम तो झारखंड आंदोलन से निकले हैं, झारखंड की मिट्टी से जुड़े हैं, झारखंड का निर्माण हमने किया है। अगर हमें बाहरी कहा जा रहा है तो यह झारखंड के आंदोलनकारियों का अपमान है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने 6 सालों में आदिवासी और मूलवासी समाज के साथ धोखा किया है। 6 साल में एक भी जनहित का काम नहीं हुआ। गांवों में सड़क नहीं है, पीने का पानी नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। आदिवासियों पर लाठीचार्ज किया गया, आंदोलनकारियों को जेल भेजा गया। यह सरकार केवल ठगने का काम करती रही है, चंपई ने कहा। झारखंड के मुक्केबाजों का जलवा। 69वीं राष्ट्रीय स्कूली बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जीते 3 पदक। झारखंड के स्कूली मुक्केबाजों ने एक बार फिर राज्य का नाम रोशन किया है। खेलो इंडिया इंडोर स्टेडियम ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली बॉक्सिंग प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 पदक अपने नाम किए हैं। इनमें 1 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। यह प्रतियोगिता 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक आयोजित हुई थी, जिसमें देश भर के कई राज्यों के उभरते बॉक्सरों ने भाग लिया था। झारखंड की टीम का नेतृत्व कोच अनुपम तिवारी, अनु कुमारी, मैनेजर प्रवीण यादव एवं हरिकेश सिंह ने किया। झारखंड के मुक्केबाज आर्यन मुखी ने अंडर 17 बालक वर्ग के 46 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतकर राज्य को गौरवान्वित किया है। आर्यन ने अपने मुकाबलों में बेहतरीन तकनीक, संतुलन और आत्मविश्वास का परिचय दिया। वहीं कनिष्का गोराई ने 63 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया है। कनिष्का ने पूरे टूर्नामेंट में आक्रामक मुक्केबाजी का प्रदर्शन किया और अपने वर्ग में झारखंड की ताकत दिखाई है। मोहित गोप ने 66 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है। मोहित का प्रदर्शन पूरे मुकाबले में शानदार रहा। उनके साहसिक खेल ने दर्शकों का दिल जीत लिया। बिरसा मुंडा चिड़ियाघर के शेर बाघ के लिए मांस खरीद में भारी गड़बड़ी। बिरसा मुंडा चिड़ियाघर के शेर, बाघ सहित अन्य मांसाहारी जानवरों के लिए प्रतिदिन औसतन 1.5 क्विंटल मांस की आपूर्ति की जाती है। हालांकि किसी संस्था के पास भैंस का मांस बनाने का लाइसेंस नहीं है। रांची नगर निगम द्वारा इस काम के लिए जारी लाइसेंस की अवधि बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि बिरसा मुंडा चिड़ियाघर में मांस सप्लाई करने के लिए टेंडर की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। इसके बाद से तिकड़म लगाकर पुराने सप्लायर से ही मांस की खरीदी की जा रही है। नियमानुसार चिड़ियाघर में मांसाहारी जानवरों के लिए भैंस का मांस सप्लाई करने के लिए वैध दस्तावेज का होना जरूरी है। यह प्रावधान इसलिए लागू किया गया है ताकि जानवरों के खाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मांस की गुणवत्ता सही रहे। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए मांस सप्लाई करने वालों के पास फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लाइसेंस होना चाहिए। मांस की आपूर्ति के लिए FSSAI का रजिस्ट्रेशन लेने के बाद नगर निगम से भैंस को काटकर मांस तैयार करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। रांची नगर निगम के सूत्रों के अनुसार फिलहाल निगम की ओर से भैंस का मांस तैयार करने के लिए किसी को लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। 17 ब्लड बैंक होंगे बंद। चाईबासा HIV केस के बाद हाईकोर्ट में पेश होगी रिपोर्ट। चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद HIV संक्रमण की पुष्टि से पूरे झारखंड का स्वास्थ्य तंत्र हिल चुका है। इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ब्लड बैंक की स्थिति और संचालन व्यवस्था पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य भर के 82 ब्लड बैंक का ऑडिट पूरा कर लिया है। विभाग यह रिपोर्ट को हाईकोर्ट में पेश करेगा। विभागीय सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में 17 ब्लड बैंक के लाइसेंस रद्द कर स्थायी रूप से बंद करने की सिफारिश की गई है। इनमें से 10 ब्लड बैंक बेहद खराब स्थिति में पाए गए हैं, जहां न तो आवश्यक सुविधाएं थी और न ही सुरक्षा मानक पूरे किए जा रहे थे। इसके अलावा कुछ ब्लड बैंक ऐसे मिले जिनमें आंशिक मानक पूरे हो रहे थे। विभाग ने इन्हें सुधार की अवधि देने का निर्णय लिया है। यदि वे निर्धारित समय सीमा में व्यवस्था सुधार लेते हैं तो उन्हें पुनः संचालन की अनुमति दी जा सकती है। बरवाडिया में गैस सिलेंडर के लिए मचा हाहाकार। एजेंसी में नहीं गैस, ब्लैक में 1200 से 1500 रुपए तक बिक रहे सिलेंडर। बरवाडिया प्रखंड के क्षेत्र में इन दिनों रसोई गैस की भारी किल्लत से उपभोक्ताओं में हाहाकार मचा हुआ है। पिछले कई दिनों से सिंह HP गैस एजेंसी द्वारा गैस सिलेंडर का वितरण पूरी तरह ठप है, जिसके कारण लोगों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। जानकारी के अनुसार एजेंसी के पास पिछले कई दिनों से गैस की आपूर्ति नहीं हो रही है। इससे आम उपभोक्ता भारी परेशानी में है। दूसरी ओर इसी संकट का फायदा उठाते हुए बाजार में ब्लैक मार्केटिंग और जोर पकड़ चुकी है। बताया जा रहा है कि प्राइवेट तौर पर गैस सिलेंडर 1200 से 1500 रुपए तक में बेचे जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब एजेंसी को ही गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो प्राइवेट तौर पर इतनी आसानी से गैस सिलेंडर कैसे मिल रहे हैं। इससे आपूर्ति तंत्र में गड़बड़ी या मिलीभगत की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
इस बाबत जब एजेंसी संचालक से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनका फोन स्विच ऑफ मिला। आक्रोशित उपभोक्ताओं ने जिले के उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता से गैस की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित कराने और एजेंसी पर जांच एवं कार्रवाई की मांग की है। वन विभाग ने 65 टन अवैध कोयला किया जब्त। हजारीबाग में कई जगहों पर चल रहा कारोबार। वन विभाग की छापेमारी में हजारीबाग में चल रहे अवैध कोयला कारोबार का खुलासा हुआ है। यहां बड़का गांव के गोंदलपुर के जोराकाठ में छापेमारी कर वन विभाग ने 65 टन अवैध कोयला जब्त किया है। सूत्रों ने हजारीबाग के कई इलाकों में अवैध कोयले का कारोबार चलने की जानकारी दी। बताया जाता है कि संजय सिंह और संजू सिंह नाम के लोग कोयला का अवैध कारोबार चला रहे हैं। कुछ लोग का कहना है कि दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। इनके द्वारा 14 माइल, बेहरा, नानो, लुड़ंगा, नापो, जोड़ा आदि क्षेत्रों में कोयले का अवैध कारोबार कराया जा रहा है। भोलू, राजेंद्र सिंह, डब्बू सिंह आदि का नाम भी कोयला कारोबार करने वालों में है। अवैध तरीके से कोयले का खनन करके हजारीबाग के चितपुरनी स्थित एक फैक्ट्री में पहुंचाया जाता है। इसके अलावा रामगढ़ की एक फैक्ट्री में भी कोयला पहुंचाया जा रहा है। वहीं अच्छी क्वालिटी के कोयले को डिहरी मंडी पहुंचाया जाता है ताकि कोयला जल्दी बिक जाए। अवैध कोयला कारोबार को रोकने की जिम्मेदारी जिन पर है उन्हें कोयला कारोबारियों ने फिक्स कर दिया है। 1-2 तो पार्टनर ही बन गए हैं। इस कारण वह कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि कोयले का अवैध कारोबार बेरोक टोक चल रहा है। रांची के तालाबों में डूबने से 3 युवकों की मौत का मामला। हाईकोर्ट ने सरकार और नगर निगम से मांगा जवाब। राजधानी रांची के तालाबों और डैम में छठ पर्व के मौके पर डूबने से 3 युवकों की मौत के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने इस गंभीर मामले पर राज्य सरकार और रांची नगर निगम से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। यह घटनाक्रम छठ पर्व के दौरान सामने आया जब राजधानी रांची के कई जलाशयों में डूबने से 3 युवकों की जान चली गई। हाईकोर्ट ने रांची के तालाब और डैम में 1 सप्ताह के भीतर 3 लोगों की मौत को गंभीरता से लिया है। इन घटनाओं में सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित मधुकम तालाब में डूबने से 20 साल के युवक सचिन की मौत हो गई थी। बताया गया कि छठ पर्व के मौके पर सचिन नहाने के लिए मधुकम तालाब में गया था और अनियंत्रित होकर तालाब में फिसल गया। उसे बचाने का प्रयास किया गया लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस और एनडीआरएफ को दी गई, जिन्होंने काफी मशक्कत के बाद शव को तालाब से बाहर निकाला। इसके अलावा बीते रविवार को भी इसी मधुकम तालाब में डूबने से एक और युवक की मौत हुई थी। वहीं धुरवा डैम में भी डूबने से एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई थी। 1 सप्ताह के भीतर 3 युवकों की मौत की घटना को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है और अब इस मामले में सरकार और रांची नगर निगम को जवाब देना होगा। शराब दुकानदारों की मनमानी, प्रिंट रेट से ज्यादा वसूली। 1 जून से लागू नई शराब नीति पर उठे सवाल। पाकुड़ से एक मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें माल पहाड़ी रोड स्थित एक शराब दुकान के कर्मी द्वारा ग्राहक से प्रिंट रेट से ज्यादा पैसे वसूलने का आरोप लगा है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि ग्राहक जब बोतल के दाम को लेकर सवाल करता है तो दुकान कर्मी खुलेआम कहता है कि जो लेना है लो, शिकायत कहीं भी कर लो। इस बयान ने न केवल उपभोक्ताओं को हैरान कर दिया बल्कि सरकार की नई शराब नीति की व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। झारखंड सरकार ने 1 जून 2025 से शराब बिक्री को लेकर नई नीति लागू की थी, जिसके तहत सभी खुदरा दुकानों का संचालन अब निजी कंपनियों के हाथों में दिया गया है। इसका उद्देश्य था कि सरकारी नुकसान को कम करते हुए बिक्री व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाया जाए। लेकिन अब लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें दुकानदार प्रिंट रेट से 20 से 100 रुपए तक ज्यादा वसूली कर रहे हैं। स्थानीय उपभोक्ताओं का कहना है कि अब कंपटीशन खत्म हो चुका है और निजी संचालक एकाधिकार के बल पर मनमाने दाम वसूल रहे हैं। उत्तर प्रदेश एसटीएफ के रडार पर रांची का सुदेश यादव। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स को रांची के रहने वाले सुदेश यादव की तलाश है। यूपी एसटीएफ को मिली जानकारी के अनुसार अफीम तस्कर रांची निवासी सुदेश यादव से नशीला पदार्थ लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में सप्लाई करते हैं। यह खुलासा तब हुआ जब यूपी एसटीएफ ने बीते 25 अक्टूबर की रात एक अंतर्राज्यीय अफीम तस्कर गिरोह का भांडाफोड़ किया था। इस कार्रवाई में टीम ने 6 तस्करों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 4.131 किलोग्राम अफीम बरामद की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस अफीम की कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार किए गए 6 तस्करों में से 2 आरोपी झारखंड के निवासी हैं। आरोपियों की पहचान राजकुमार, तेजराम, अंकित सिंह और शेर सिंह सभी बरेली निवासी के अलावा चंदन यादव इटखोरी झारखंड और मंटू कुमार चौपारण झारखंड के रूप में हुई है। इन गिरफ्तारियों के बाद तस्करी के नेटवर्क की कड़ी सुदेश यादव तक पहुंची है, जिसकी तलाश अब तेज हो चुकी है। ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।